Very good evening, good morning, and the one who is watching this video in the afternoon, a good afternoon to all of you. First of all, before starting this topic, I wanted to tell you that if you haven't checked my last video regarding the Article 14, then you can just go through it and then watch this. So today we are going to talk about equality before law. Okay, and this is the part 2 of Article 14. So today we are going to talk about equality before law and some important case laws related to it. Right. So equality before law means that among equals the law should be equal and should be equally administered. And this is a saying by Dr. Jennings. Okay. Now, what does it mean? It means that the like should be treated alike. जो like है उनको alike ही treat किया जाएगा. पर्सन के पास राइट टू सू है और वो खुद भी किसी को चाहे तो ही कैन sue. ओके, टू प्रोसिक्यूट एंड टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम काइंड ऑफ एक्शन शुड बी सेम फॉर all the citizens of full age and understanding without distinction of race, religion, wealth, social status or political influence. Means आप आसानी से अगर आपको कोई प्रोसिक्यूट कर सकता है तो आप भी किसी को प्रोसिक्यूट, वो भी उस चीज़ के लिए प्रोसिक्यूट होगा. ठीक है, अगर एक्शन सेम है. ठीक है, और ये सारे रूल जो है एप्लीकेबल है उन सब के लिए और उन सब सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग और ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड और हु इज ऑफ हिज फुल एज. राइट. और किसी भी इंसान को आप रेस, रिलीजन, वेल्थ, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट केस था इसका, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार. दिस इज अ केस ऑफ 1952. इस केस में क्या हुआ था, द कोर्ट राइटली ऑब्जर्व्ड कि दैट द सेकंड एक्सप्रेशन इज द कोरोलरी ऑफ द फर्स्ट. ठीक है, तो इस केस में भी इक्वल सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ से कोरोलरी है. ठीक है, एंड ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना बहुत ही डिफिकल्ट है जहाँ पे अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन नहीं होगा. मीन्स इन सिंपल, अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी वायलेशन हो रहा है. ठीक है, इससे क्या समझा आपने, इससे हम ये समझते हैं इन सिंपल टर्म्स दैट the two expression equality before law and the equal protection of law are one and the same thing. Now, as you know, in this case law we understood कि equal protection of law and equality before law is one and the same thing. But last case जो था हमारा श्रीनिवास थिएटर वाला, उस केस में हमने क्या समझा था कि although the two expression, although in the two expression there is much in common between, but they both of these cases are not same. ठीक है, मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर नॉट वन एंड द सेम थिंग. नाउ विल टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ. ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इज नॉट अबव द लॉ एंड एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ. तो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. ठीक है, और हर एक इंसान सब्जेक्ट टू लॉ है. लॉ उसे माननी ही पड़ेगी, आप लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते. प्रोफेसर डाइसी, ठीक है, इन्होंने रूल ऑफ लॉ को 3 मीनिंग्स दिया था. रूल ऑफ लॉ के 3 मीनिंग्स क्या क्या थे. पहला, द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. दूसरा था इक्वालिटी बिफोर द लॉ. और जो तीसरा था, थर्ड वन, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, मीन्स रूल ऑफ लॉ रिक्वायर करता है कि कोई भी पर्सन जो है, एनी पर्सन और no person shall be subject to harsh, uncivilized and so rule of law requires that no person shall be subject to harsh, uncivilized or discriminatory treatment even when the subject is securing paramount exigencies of law and order. Okay, and as I told you, the three rules of Dicey's principle. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये कहता है कि अ मैन मे बी पनिश्ड फॉर ब्रीच ऑफ लॉ बट ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एनीथिंग एल्स. राइट, मीन्स एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है यहाँ पे. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. Equality before the law means that it simply means that no one is above law, as I told you, with the sole exception of monarch who can do no wrong. Okay, now the constitution is the
result of the ordinary law of the land. ठीक है. Now the first and the second aspect apply to the Indian system, यानी कि absence of arbitrary power, supremacy of law and equality before the law. ये जो है इंडियन सिस्टम पे अप्लाई होता है. लेकिन जो थर्ड एस्पेक्ट है डाइसीज का रूल का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, इट डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिस्टम as the sources of rights of individual is the constitution of India, right? The constitution is the supreme law of the land, you all know, and all law passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution. Okay, now there are some exceptions to the rule of equality. रूल ऑफ इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस में क्या क्या है हमारे पास? आर्टिकल 359 के अंदर जब प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी होता है, ऑपरेशन में होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 14 को इन्फोर्स किया जाता है. लेकिन इस पीरियड में आप इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है. मीन्स इन सिंपल जो आपका इन्फोर्समेंट होगा आर्टिकल 14 का, उसको सस्पेंड किया जाएगा इमरजेंसी के पीरियड में. आर्टिकल 361 क्या कहता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट्स. ठीक है, एंड दे आल्सो एंजॉय सम इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स until certain conditions are fulfilled. Now, equality doesn't mean power of citizen are same as power of public official, right? Example, policeman. यानी इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सिटीजन के पास जो पावर होगा वो पब्लिक ऑफिशियल यानी पुलिस ऑफिसर जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनका सेम, उनकी तरह सेम होगा. ठीक है, मीन सिंपली है, मिलिट्री में आपको पता होगा डिफेंस सिस्टम में अगर लाइक सीनियर अथॉरिटी पे जूनियर अथॉरिटी कुछ करता है तो यू नो लाइक इट इज डन ऑन द कमांड ऑफ द सीनियर ऑफिसर, राइट? एंड दे आल्सो हैव सम एक्सेप्शंस टू दोज रूल्स, राइट? बट आप ये नहीं कह सकते कि अगर पुलिस ऑफिसर चोर को you know like there is a thief and the police officer due to some reason shot the thief, तो आप जो नॉर्मल सिटीजन है वो भी शॉट द thief कर देंगे. ऑल्दो जो डेंजर है इट इज़ नॉट दैट मच, इट इज़ नॉट टू दैट मच एक्सटेंट कि आप उसे मीन्स क्या कहते हैं, आपको उसे शॉट करना ही पड़ेगा, राइट? सपोज द thief came to your house just and he just stole kind of something which is not relevant, right? and उसने ही हैवंट कॉज्ड एनी डेंजर टू यू, राइट? उसके वजह से आपको कोई हार्म भी नहीं पहुंचा, ठीक है. बट देन ऑल्सो जस्ट बिकॉज ही इज अ थीफ, आपने क्या किया, आपके पास गन है एंड आपने शॉट कर दिया, ठीक है. सो इससे क्या समझे कि आपकी अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है. नाउ सर्टेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर गवर्न्ड बाय सेपरेट सेट ऑफ रूल्स, ठीक है. एग्जाम्पल आर्मी, मेडिकल एंड लॉ, एज आई टोल्ड यू, इनके पास कुछ सेपरेट सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं. 356 Article 356 is often misused. It is said by S.R. Bommai. Okay. Article 14 अब Article 14 का बहुत important point. Article 14 जो है it permits reasonable classification, लेकिन class legislation को prohibit करता है. Article 14 does not mean that all laws must be general in character, right? And or that same law should apply to all citizens, or that every law must have universal application. Which means कि हम ये नहीं कह सकते कि सेम लॉज सारे सिटीजन्स पर सेम लॉज हो गए, रेजिडेंट के ऊपर भी सेम लॉ होगा, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन के पास भी सेम लॉ होगा, ठीक है, जो पर्सन इम्यून है उनको भी सेम लॉ होगा, ऐसा नहीं है. देयर आर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉर देम आल्सो, ठीक है. दे आल्सो एंजॉय सम इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस, राइट? और हम ये भी नहीं कह सकते कि एवरी लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, राइट? रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिट नहीं किया गया है बट नेसेसरी है अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है. सो इफ द सोसाइटी हैज टू प्रोग्रेस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन although it's not permitted but it is necessary. There must be intelligible differentia, very important point. आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, ठीक है. आर्टिकल 14 परमिट करता है क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू अटेन स्पेसिफिक एंड्स. देयर शुड बी अ nexus between the basis of classification and object. A poor cannot pay taxes in the same manner as rich, right? So this is one of the example. In a race competition, suppose if you are grouping a lame with a physically fit person, it's not equality, right? The classification can be made on various bases such as geographical, occupations and etc.
क्लासिफिकेशन नीड नॉट टू बी साइंटिफिकली परफेक्ट और लॉजिकली कंप्लीट। मतलब जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली परफेक्ट होना चाहिए या लॉजिकली कंप्लीट होना चाहिए। इसका एक केस था रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। Orissa Assembly rationalizes two acts to nationalize road traffic, right? One act was applicable in one part of the state and the other was applicable on the second part of the state, right? State became there was a great difference in the circumstances of the two parts. Means अगर दो parts में दो rules बनाया गया है, that is due to the reason कि इन दोनों parts में circumstances different थे, great difference थी इन दोनों circumstances पे, thus like दोनों parts में similar situation नहीं था, ठीक है। Supreme Court has defended this classification as reasonable. Okay, I hope you understood this topic. If you wanted me to make more videos, then subscribe to my channel and press the bell icon and encourage me to make more videos for you. Thank you.